हेलो दोस्तों, बिगिनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं पार्ट 2, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य का सामना करने की तैयारियां। मैनग्रोव के तहत क्षेत्र का विस्तार वर्ग किलोमीटर में 2009 में कितना था? 4639। 2015 में 4740। 2021 में 4992। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की मुख्य विशेषताएं। 2030 तक संभावित परिणाम: प्रति वर्ष से कम 5 MMT मिलियन मीट्रिक टन की ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता। जीवाश्म ईंधन के आयात में सिंचाई कमी रुपये 1 लाख करोड़ से अधिक और 6 लाख से अधिक नौकरियों का सृजन। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में लगभग 125 गीगावाट की वृद्धि और वार्षिक GHG उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी। हस्तक्षेप: इलेक्ट्रोलाइजर के घरेलू विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन को लक्षित वित्तीय प्रोत्साहन। बड़े पैमाने पर उत्पादन और या हाइड्रोजन के उपयोग को ग्रीन हाइड्रोजन केंद्रों के रूप में विकसित करने में सक्षम क्षेत्र। नीतिगत ढांचा: ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना का समर्थन करने के लिए एक सक्षम नीतिगत ढांचे का विकास। मजबूत मानक और विनियमन ढांचा। अनुसंधान एवं विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी ढांचा। कौशल विकास कार्यक्रम। स्थापित बिजली क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों को बढ़ता हिस्सा। 2021 में रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स 29% था, जो सूर्य से होती है, नहीं, रीन्यूएबल एनर्जी है। लार्ज हाइड्रो 11%, न्यूक्लियर 2%, थर्मल 58%। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स 12%, लार्ज हाइड्रो 15%, न्यूक्लियर 2% और थर्मल 71% 2014-15 में। 2027 तक भारतीय वाणिज्य बाजार की लगभग 2/3 प्राप्ति के लिए फैशन, पानसरी और सामान्य माल। 2022 पानसरी सामान्य माल 20 से 25%, फैशन 20 से 25%, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान 45 से 50%, अन्य 5 से 10%। 2027 पानसरी सामान्य माल 30 और 35%, फैशन 25 से 30%, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सामान 25 से 30%, अन्य 10 से 15%। अवसंरचना विकास के लिए सरकार का दृष्टिकोण। अवसंरचना विकास के लिए सरकार का दृष्टिकोण: सार्वजनिक विकास, निजी भागीदारी, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, राष्ट्रीय विमुद्रीकरण पाइपलाइन, गति शक्ति। वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक VGF योजना के तहत 57,880.1 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत वाली 56 परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। वित्त वर्ष 23 से 25 से 150 करोड़ परिव्यय के साथ IIPDF को केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में पुनर्गठित किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों के तहत 141.4 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 79,151 परियोजनाएं, 5.5 लाख करोड़ रुपए की 1009 परियोजनाएं पूरी हुई। राष्ट्रीय विमुद्रीकरण पाइपलाइन संचयी निवेश क्षमता 9 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। वित्त वर्ष 22 में 0.8 लाख करोड़ के मुद्रीकरण लक्ष्य के मुकाबले 0.9 लाख करोड़ हासिल किए गए। NMP का दूसरा वर्ष यानी वित्त वर्ष 2023 का लक्ष्य 1.6 लाख करोड़ रुपए। समग्र NMP लक्ष्य 27% का है। गतिशक्ति PM गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान मंत्रालयों और विभागों में एकीकृत योजना और समकालिक कार्यान्वयन के लिए व्यापक डाटाबेस है। इसका उद्देश्य लोगों और सामानों के निर्बाध आवाजाही के लिए महत्वपूर्ण अंतराल को पाटते हुए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी रसद दक्षता में सुधार करना। वैद्युत क्षेत्र और अक्षय ऊर्जा। सोलर पार्क उत्पादित बिजली, संस्थापित बिजली क्षमता। 30 सितंबर 2022 तक सरकार ने 16 राज्यों में 59 सौर पार्कों के विकास के लिए 40 गीगावाट की संपूर्ण लक्ष्य क्षमता को मंजूरी दे दी है। उत्पादित बिजली। वित्त वर्ष 2022 के दौरान उत्पादित कुल बिजली वित्त वर्ष 2021 के दौरान 15.9 लाख गीगावाट की तुलना में 17.2 लाख गीगावाट थी। संस्थापित बिजली क्षमता कुल क्षमता 1 मेगावाट और उससे अधिक की मांग वाले उद्योग 31 मार्च 2021 को 460.7 गीगावाट से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 को 482.2 गीगावाट हो गई है। भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की कहानी। विकास चालक, अनकल जनसंख्यिकी, मध्य वर्ग का विस्तार, डिजिटल बिहेवियर पैटर्न। डिजिटल सशक्तिकरण के लिए टेलीफोन और रेडियो। भारत में टेलीफोन
ग्राहकों की संख्या 117.8 करोड़ सितंबर 2022 तक है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 44.3% ग्राहक हैं। कुल टेलीफोन ग्राहकों में 98% से अधिक वायरलेस टेलीफोन से जुड़े हुए हैं। मार्च 2022 तक भारत में कुल टेली घनत्व 84.8% था। वर्ष 2015 और वर्ष 2021 के बीच ग्रामीण इंटरनेट सदस्यता में 200% की वृद्धि हुई। प्रसार भारती भारत का स्वतंत्र सार्वजनिक सेवा प्रसारक 469 स्टेशनों से 23 भाषाओं 179 बोलियों में प्रसारण करता है। क्षेत्रफल के 92% तक का इसका प्रसारण पहुंचता है। वैश्विक सेवाओं में भारत का स्थान, व्यापार संतुलन को सुरक्षा, सुदृढ़ सेवा निर्यात। 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक, विश्व निर्यातक का 4%। विश्व वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2023 तक अप्रैल सितंबर निर्यात में 27.9% वृद्धि। नेट सेवा निर्यातों का पूर्व कोविड अधिकतम योगदान सॉफ्टवेयर सेवाओं से कहा, तथापि गैर सॉफ्टवेयर सेवाओं की श्रेणियों ने कोविड के बाद अधिक योगदान दिया। मध्यावधि स्थिति आशावादी तथा विश्वसनीय। 2014-2023 नए भारत के लिए सुधार, सबका साथ सबका विकास, इज ऑफ डूइंग बिजनेस प्लस इज ऑफ लिविंग, कुशल संसाधन आवंटन, अर्थव्यवस्था और देश के लोगों की उत्पादक क्षमता को बढ़ाना, कृषि उत्पादकता, निजी क्षेत्र की भागीदारी, सार्वजनिक वस्तुओं का निर्माण, विश्वास आधारित शासन, राजकोषीय लाभ, राजस्व सुधार। वित्त वर्ष 22-23 के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार कार्य कर रही है। संतुलित बजट अनुमान अनिश्चित समय में सुरक्षा प्रदान करते हैं। मजबूत राजस्व और विवेकपूर्ण व्यय राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करते हैं। सकारात्मक विकास ब्याज अंतर के साथ सरकारी ऋण स्थिरता सुनिश्चित की गई है। पिछले 2 वर्षों में निरंतर राजस्व सुधार। सकल कर राजस्व का आधा भाग प्रत्यक्ष कर है, वे राजस्व वृद्धि के प्रमुख चालक हैं। ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू निगम कर 26%, व्यक्तिगत आयकर 26%, सीमा शुल्क 8%, उत्पाद शुल्क 12%, जीएसटी 28%। अप्रैल से नवंबर 2022 के लिए साल दर साल विकास दर लंबी अवधि के औसत से अधिक। सकल कर राजस्व 15.5%, 13.9%, प्रत्यक्ष कर 23.9%, 12.9%, निगम कर 21.1, 10.3, अन्य आयकर 26.7, 16.8। महंगाई रोकने के सरकारी उपाय। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में चरणबद्ध कटौती। कपास आयात पर सीमा शुल्क 14 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022 तक माफ़ किया गया। फ्यूल प्रमुख निवेष्टियों फॉरनिकल कोकिंग कोल पीसीआई कोल पर आयात शुल्क को शून्य कर दिया गया, जबकि लौह अयस्क और सांद्रों के निर्यात पर कर 30 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। HS कोड 1101 के तहत गेहूं उत्पादों के निर्यात पर रोक और चावल पर निर्यात शुल्क लगाना। क्रूड और रिफाइंड पाम ऑयल, क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल पर बेसिक ड्यूटी में कमी। उत्तर प्रदेश बजट 24-25 एक दृष्टि में प्रमुख आर्थिक बिंदु। बजट 24-25 बजट का आकार, व्यय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिव्यय कितना है? 5 राजस्व व्यय 5.33 लाख करोड़, पूंजीगत व्यय 2.0 लाख करोड़, पूंजीगत परिव्यय 1.55 लाख करोड़। प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां 7.21 लाख करोड़, राजस्व प्राप्तियां 6.7 लाख करोड़, पूंजीगत प्राप्तियां 1.1 लाख करोड़। राज्य की अपनी कर प्राप्तियां 2.7 लाख करोड़। निधि का प्रवाह, रुपया कहाँ से आता है? ऋण का अग्रिम की वसूली 0.5%, सार्वजनिक लेखा रसीद नेट 0.8%, राज्य का अपना कर राजस्व 37.1, केंद्रीय अनुदान सहायता 12.9, केंद्रीय कर अंतरण 30%, गैर कर राजस्व 3.4%, सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां 15.3%। रुपया कहाँ जाता है? पूंजीगत व्यय 21%, कर अदायगी 5.4%, ऋण एवं अग्रिम का संवितरण 1.3%, सरकार से अनुदान प्राप्त 9%, वेतन सरकारी कर्मचारी 12.8%, वेतन सहायता प्राप्त संस्थान कर्मचारी 11.7%, पेंशन 11.7%, ब्याज भुगतान 7.3%, स्थानीय निकायों को अंश वितरण 3.3%, सब्सिडी 3.8%, अन्य 12.7%। प्रमुख आर्थिक बिंदु। बजट 24-25 पूंजीगत परिव्यय में वृद्धि 6.19%, राजस्व अधिक्य GSD के प्रतिशत में 2.97, राजकोषीय घाटा, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
FRBM 3.5% की सीमा में 3.46%, ऋण के 8.1 लाख करोड़ रुपए में, GSDP के प्रतिशत में 32.7%। समावेशी विकास के लिए बजट, नई परियोजनाएं, युवा रोजगार सृजन एवं महिला सशक्तिकरण, 2 मेगा सरकारी ITI की स्थापना और 69 ITI का उन्नयन, स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रावधानिधि राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 हुई, वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष का गठन, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, घरेलू एवं विदेश में रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं में क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के लिए रोजगार प्रोत्साहन कोष, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, अवसंरचना विकास एवं औद्योगिकीकरण, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण BIDA का गठन, फॉर्च्यून 500 कंपनियों के लिए FDI नीति 2023, सेमीकंडक्टर नीति 2023, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए 60 किलोमीटर का नया लिंक एक्सप्रेसवे, नगरीय क्षेत्रों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कार्यक्रम हेतु बजट प्रबंधन, अनुसंधान एवं नवसंरचना, AI सेंटर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, IIT कानपुर में 500 बिस्तर के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल वाले स्कूल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना, सरकारी विभागों में AI ML और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग, $1 ट्रिलियन लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सांख्यिकी प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण एवं ऑनलाइन डाटा स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना, पर्यटन एवं संस्कृति, विंध्यवासिनी धाम देवी पाटन और नॉर्थ कॉरिडोर बरेली में थीम आधारित अवस्थापना सुविधाओं का विकास, अयोध्या काशी मथुरा वृंदावन निमेषरायण प्रयागराज में कुंभ संग्रहालय की स्थापना, कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, गन्ने के राज्य परामर्श मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, ऑर्गेनिक कल्चरल लैब, टिश्यू लैब एवं कृषि पर्यटन केंद्र की स्थापना, मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना, राज्य कृषि विकास योजना, निजी ट्यूबवेल के लिए बिजली की दरों में 100% सब्सिडी। प्रमुख वित्तीय संकेतक, महामारी के बाद निरंतर 14% से अधिक का आर्थिक विकास, 2020-21 में 17.5, 2021-22 में 18.63, 22-23 में 22.57, 23-24 में 23.61, 24-25 में 24.99। प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व के माध्यम से अर्जित। ठीक है, राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 2021 2,96,176, 21-22 3,71,000, 22-23 4 लाख के आसपास, 23-24 5 लाख के आसपास, 24-25 6 लाख, 6,06,802। राज्य का अपना कर राजस्व करोड़ों में। ठीक है, तो ये कितना है 27 लाख के आसपास और ये 1 करोड़ 1,19,000। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ये पूंजीगत व्यय पर बल, सामाजिक और आर्थिक सेक्टर्स में पूंजीगत व्यय से विकास। राज्य का कुल सामाजिक और आर्थिक सेक्टर में पूंजीगत व्यय से विकास, राज्य का कुल व्यय करोड़ों में 2020-21 3,78,000, 21-22 4 लाख के आसपास, 22-23 5 लाख के आसपास, 23-24 6 लाख और 24-25 7 लाख के आसपास। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमुख वित्तीय संकेत। प्राथमिक शिक्षा 76,000, ऊर्जा 57,000, पुलिस विभाग 39,000, लोक निर्माण विभाग 34,000, स्वास्थ्य परिवार कल्याण 27, नगर विकास 25, ग्रामीण विकास 25, नमामि गंगे ग्रामीण जल आपूर्ति 25, पंचायती राज 21, भारी एवं मध्यम उद्योग 21। प्रमुख योजना के लिए आवंटन करोड़ों में, सर्व शिक्षा अभियान 21,310, पेंशन सामाजिक क्षेत्र 12,620, जल जीवन मिशन 22,000, मनरेगा 5,000,
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 3695, PM ग्राम्य सड़क योजना 3668। प्रमुख योजना के लिए आवंटन करोड़ों में, PM आवास योजना ग्रामीण 2441, PM आवास योजना शहरी 3948, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 4868, 67 जितना भी है, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2700, वार्ड समेकित बाल विकास योजना 5129, अमृत 2.0 4500। बजट में नई पहल ग्रीन बजट। 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ग्लासगो, प्रधानमंत्री द्वारा पंचामृत कार्यकलाप के लिए भारत की प्रतिबद्धता का संकल्प। बजटीय अनुमान की ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य। पर्यावरण अनुकूल वित्तीय नीतियों का निर्धारण, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल, पर्यावरणमुखी नीतियों का निर्धारण, स्थिति स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण। पथ प्रवर्तक कदम, नीति निर्धारण, क्रियान्वयन एवं सक्रिय अनुपालन, सौर ऊर्जा नीति 2022, राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022, इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022, जैव विविधता को प्रोत्साहन, नमामि गंगे पहल, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। लाभ, क्षेत्रवार भागीदार, सतत विकास लक्ष्य SDG, बजट, सामाजिक समानता आदि के लिए सामूहिक कदम, राजकोषीय ढांचे के दायरे में सततता का सुव्यवस्थीकरण, लाभकारी निजी निवेश, प्रभावी सार्वजनिक व्यय योजना एवं ग्रीन सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP की पहल, जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए नीतियों में स्पष्टता को प्रोत्साहन। अस्वीकरण, ग्रीन बजट विश्लेषण के लिए 17 विभागों के प्रस्तावित बजट पर विचार किया गया। ग्रीन स्कोर को परिभाषित करने के लिए यह एक पैमाने की तरह प्रयोग होगा। ग्रीन बजट स्कोर अपनी प्रकृति में परिवर्तनशील है। प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र, सामाजिक, गरीबी उन्मूलन के साथ यूपी में 5 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। महिलाओं, युवाओं और किसानों को सशक्त बनाने पर विशेष बल। पिछले वर्ष 35 लाख से अधिक किसानों को दलहन और तिलहन किट का वितरण। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख से अधिक आवास निर्मित। 6.5 लाख व्यक्तियों को यूपी के कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण। कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री की फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत 17.8 लाख बेटियां लाभान्वित। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत 45 जिलों में 66 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना। सोलर रूफटॉप अवस्थापना की क्षमता में 4 गुना वृद्धि। हरित कवरेज बढ़ाने के लिए एक वर्ष में 36 करोड़ रुपए से 36 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 1.8 लाख रोजगार स्वीकृत। प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र, सामाजिक, उत्तर प्रदेश सरकार अधिकाधिक लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए सभी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, PM स्वनिधि, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना। भारत में दूसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। उत्तर प्रदेश के DBT परफॉर्मेंस रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला, जो राज्य द्वारा किए गए लक्षित एवं कुशल हस्तांतरण का प्रमाण है। प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र, आर्थिक, उच्च विकास को बढ़ावा देने वाली आर्थिक परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन। जेवर में एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा, एक्सप्रेसवे NH के साथ औद्योगिक नोड्स की कनेक्टिविटी, लखनऊ, आगरा एवं पूर्वांचल। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, 14 नए मेडिकल कॉलेज के लिए 964 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़ और NH के लिए 500 करोड़। जेवर हवाई अड्डे के लिए 1150 करोड़। उद्यम के अंतर्गत पंजीकृत MSME की संख्या, उद्यम में 22 लाख से अधिक। MSME का पंजीकरण सुगम प्रक्रिया का परिचायक। निर्यात तत्पर सूचांक, वर्ष 2019 11th, 2022 में 7th। माल निर्यात लाख करोड़ों में, 2019 में 11वां, 22 में 7वां। लीड्स सूचांक 2019 में 13वां, 2022 में 6th। सामाजिक एवं आर्थिक परिणाम, सामाजिक परिणाम, PMAY के अंतर्गत निर्मित आवास 2017 में 5.68 लाख, 2023 में 47.82 लाख। मेडिकल कॉलेजों की संख्या 2017 में 17, 2023 में 73। महिला श्रम शक्ति की भागीदारी 2018 में 14.2%, 2023 में 32.1%। नल से पेयजल आपूर्ति का विस्तार 2017 में 2%, 2023 में 72.7। अवसंरचना परिणाम, एक्सप्रेसवे की लंबाई किलोमीटर में 2017 4.91, 2022 1314। एयरपोर्ट्स की संख्या 2017 में 4, 2022 में 19। मेट्रो रेल सिस्टम की लंबाई किलोमीटर में 2017 9.3, 2 सिटी, 2023 108.4 5 सिटी।
108.4 किलोमीटर 5 सिटी कवर करती है। विद्युत ऊर्जा अवस्थापना क्षमता मेगावाट में 2017 23,662, 2023 में 29,912। वित्त आयोग सामान्य परिचय स्थापना 22 नवंबर 1951 को। संवैधानिक निकाय है, गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में एक बार होता है। इसकी सिफारिश केवल सलाहकार की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280-281 में उल्लेख मिलता है। संरचना: एक अध्यक्ष, लोक संबंधी मामलों का ज्ञाता। संसद को आयोग के सदस्यों की योग्यता और चयन की विधि के निर्धारण का अधिकार है। 4 अन्य सदस्य, 2 पूर्णकालिक सदस्य, 2 अंशकालिक सदस्य। 15वां वित्त आयोग से संबंधित तथ्य। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2020-21 एवं 21-22 से 2025-26। अध्यक्ष श्री NK सिंह, सदस्य अजय नारायण झा, डॉक्टर अनूप सिंह, डॉक्टर अशोक लहाड़ी अंशकालिक, डॉक्टर रमेश चंद्र अंशकालिक। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति से 27 नवंबर 2017 को 15वां वित्त आयोग के गठन की घोषणा। आयोग संघ की राजकोषीय परिस्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करते हुए कर में राज्यों की हिस्सेदारी 41% निर्धारित किया गया है। आयोग निम्न क्षेत्रों में मापन योग्य प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहनों को प्रस्तुत करेगा: लोक लुभावन उपायों पर नियंत्रण, कर गैर कर राजस्व में वृद्धि हेतु किए गए प्रयासों की प्रगति की समीक्षा, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से बचत को प्रोत्साहन देना आदि। राज्यों की करों में हिस्सेदारी के लिए तय मानदंड और भारांश: जनसंख्या 2011 15%, क्षेत्रफल 15%, वन एवं पारिस्थितिकी 10%, आय का अंतर 45%, कर एवं राजकोषीय प्रयास 2.5%, जनसंख्यायिकी प्रदर्शन 12.5। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश में 2 रिपोर्ट प्रस्तुत। प्रथम वर्ष 2020-21 हेतु, द्वितीय 21 से 26 हेतु। द्वितीय वर्ष 21-26 रिपोर्ट की सिफारिश: केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 14वें वित्त आयोग में 42%, 41%। नोट कितना है? 41%। इनका आयोग में कहा है इन्होंने 42% करना है। 14वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या की परिवर्तन शब्द का प्रयोग, जिसे 15वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या के रूप में परिभाषित। वर्ष 2021 की रिपोर्ट में कर प्रयास शब्द का प्रयोग। भारत के वित्त आयोग अध्यक्षों की सूची। पहला वित्त आयोग गठन 1951, अध्यक्ष KC नियोगी, कार्यविधि वर्ष 1952-57। दूसरा वित्त आयोग गठन 1956, के स्थानम, कार्यविधि 57-62। तीसरा वित्त आयोग 1960 में AK चंद्र, कार्यविधि 62 से 66। चौथा वित्त आयोग 1964, अध्यक्ष PV राजमन्नार, कार्यावधि 66 से 69। गठन आयोग पाँचवा 1968, अध्यक्ष महावीर त्यागी और 69 से 74। छठवां वित्त आयोग गठन वर्ष 1972, अध्यक्ष के ब्रह्मानंद रेड्डी, कार्यावधि 74 से 69। सातवां वित्त आयोग 77, अध्यक्ष JM स्टिलेट, कार्यावधि 79 से 84। आठवां वित्त आयोग अध्यक्ष VY चौहान, गठन 1983, कार्यावधि 84 से 79। नवा वित्त आयोग गठन 1987, अध्यक्ष NKP साल्वे, कार्यावधि 1989 से 95। 10वां वित्त आयोग गठन 1992, अध्यक्ष KC पंत, कार्यावधि 1995 से 2000। 11वां वित्त आयोग गठन 1998, अध्यक्ष AM खुसरो, कार्यावधि 2000 से 2005। 12वां वित्त आयोग गठन वर्ष 2002, कार्यावधि 2005 से 10 और अध्यक्ष C रंगराजन। 13वां वित्त आयोग गठन 2007, कार्यावधि 2010 से 2015, अध्यक्ष डॉक्टर विजय M केलकर। गठन वर्ष 2013, अध्यक्ष डॉक्टर VY रेड्डी। 14वां वित्त आयोग है ये, कार्यावधि 15 से 20। 15वां वित्त आयोग गठन वर्ष 2017, अध्यक्ष NK सिंह, कार्यावधि 20-25। 16वां वित्त आयोग सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे, सदस्य अजय नारायण झा पूर्णकालिक, श्रीमती एनी जॉर्ज मैथ्यू पूर्णकालिक, डॉक्टर निरंजन राज्याध्यक्ष पूर्णकालिक, डॉक्टर सौम्य कीर्ति घोष अंशकालिक। अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। गठन 2024, कार्यावधि 1 अप्रैल 2026 से आगामी 5 वर्षों के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस। भारत सरकार की कौन सी योजना भारतीय शहरों को गंदी यानी कि स्लम बस्तियों से मुक्त बनाती है? कौन बनाती है? राजीव आवास योजना। ये 2014 का आया हुआ है। भारत सरकार ने हाल में शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ किसे एकीकृत करने का निर्णय किया है?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 2015 में आया है। भारत सरकार ने ई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 4 प्रमुख डिजिटल पहल की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन से इस पहल का हिस्सा है? कौन सा इस पहल का हिस्सा है? ये है सभी विकल्प सही हैं। स्वयंप्रभा राष्ट्रीय अकादमिक डिपॉजिटरी। प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत योजना के अंतर्गत अगले 1.5 वर्ष में देश में कितने प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत का आयोजन किया जाएगा? कितने किया जाएगा? 1 लाख। ऊर्जा दक्षता सेवा सीमित द्वारा दायित्व किया गया उज्ज्वला योजना में जे का क्या अर्थ है? जे का अर्थ है ज्योति। गरीबी हटाओ न्याय के साथ विकास डैश के प्रमुख उद्देश्य हैं। किसके हैं? चौथी पंचवर्षीय योजना। जो कौशल अन्य नियोक्ताओं को हस्तांतरित की जा सकती है उन्हें डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामान्य कौशल। डैश का उद्देश्य खनन वाले क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा उपार्जित किए गए धनराशि के माध्यम से उनका सहयोग एवं कल्याण करना है। क्या हो जाएगा इसका? प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्रियाकलाप गतिविधि में भारत के अधिकांश लोगों का नियोजन होता है, रोजगार मिलता है? किसका मिलता है? कृषि का। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना में डैश रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ये की गई है 5 लाख। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के उन श्रमिकों को वृद्धावस्था संरक्षण सुनिश्चित करती है जिनकी मासिक आय डैश से कम या उसके बराबर है। क्या हो जाएगा इसका? 15,000 रुपये। भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन की राशि कितनी है? 3,000 रुपये। सतत वैकल्पिक किफ़ायती परिवहन योजना के तहत डैश को वैकल्पिक परिवहन ईंधन के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? कंप्रेस्ड बायोगैस। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य डैश सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना है। 2022 भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 2004 में। अटल पेंशन योजना के तहत अनुमेय मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? ये हो जाएगी 1,000। वह न्यूनतम राशि क्या है जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? ये हो जाएगी 2 लाख रुपये। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ता की डैश का सुरक्षा बीमा रक्षण कवर प्रदान करती है। किसका करती है? 2 लाख रुपए का। निम्नलिखित में से कौन सी पेंशन योजना मई 2017 में भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई? कौन सी की गई? PMVVY। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत भारत सरकार ने लघु इकाइयों के विकास और पुनर्वित्त संबंधी गतिविधियों के लिए एक नई संस्था की स्थापना की है? ये हो जाएगा इसका 2। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। भारत सरकार ने वर्ष डैश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद के रूप में MG जोड़ा था। इसका हो जाएगा 2009। भारत के लिए आर्थिक विकास की एक योजना जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया था, लोकप्रिय रूप से डैश योजना के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा? बम्बई। अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है? ये की गई है 40। भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? ये हो जाएगी 10 लाख रुपए। टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? ऑपरेशन ग्रीन। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपए। निम्न में से किस केंद्रित शासित प्रदेश के निवासियों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना शुरू की है? जम्मू और कश्मीर। किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की? ये की थी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। भारत सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए 26,275 करोड़ रुपए की एक अम्ब्रेला योजना का अनुमोदन फरवरी 2022 में किया है। यह योजना अगले कितने वर्षों के लिए है? कितने के लिए हो जाएगी? 5 वर्षों के लिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम 1 अप्रैल 2020 तक की स्थिति के अनुसार के रूप में कितनी राशि डैश में भुगतान करना होता है?
12 मनरेगा संक्षिप्त रूप में दूसरे अक्षर बाएं से जी का अर्थ क्या है? ये हो जाएगा जी का अक्षर है गारंटी। शिशु, किशोर और तरुण के डैश तहत ऋणों के प्रकार हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कुडुमश्री में राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन द्वारा क्रियान्वित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। कौन सा है? केरल। निम्नलिखित में से कौन सा कारक नहीं है जिसे एक परिवार के लिए भोजन की योजना बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? क्या हो जाएगा? मौसम। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अवसंरचना विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना शुरू की गई? किसके लिए की गई थी? परिवहन के लिए। आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा में घटक हैं जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति, भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करते हैं। क्या हो जाएगा इसका? 3। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन की उपलब्धि प्राप्त करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? क्या हो जाएगा इसका? तेलंगाना। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय नॉट फॉर प्रॉफिट संगठन है जो सभी के लिए स्वच्छता और पानी सुलभ बनाने के लिए स्थायी समाधान पर काम कर रहा है? इसका क्या हो जाएगा? सुलभ इंटरनेशनल। जल जीवन मिशन के तहत भारत के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन प्रदान करने का लक्षित वर्ष कौन सा है? ये हो जाएगा 2025। डैश योजना जो कि पेयजल या स्वच्छता मंत्रालय की एक पहल है 115 भारतीय जिलों को उनकी बुनियादी ज़रूरतों जैसे कि पीने, खाने, पकाने और अन्य घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने में मदद हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए है। स्वजल। स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ भारत लक्ष्य को पूरा करने के लिए महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में डैश वर्ष में शुरू किया गया था। क्या हो जाएगा इसका? 2014। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2020 में ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल जल आपूर्ति प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन बन गया है? गोवा। अक्टूबर 2020 में हरियाणा सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के तहत डैश की शुरुआत की। मोबाइल जल परीक्षण प्रयोगशाला। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार डैश एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पिछले 5 वर्षों शहरी और ग्रामीण में पैदा हुए बच्चों के लिए जन्म के समय लिंग अनुपात 1000 से ऊपर है। क्या हो जाएगा इसका? त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? क्या हो जाएगा इसका? SDG। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला और बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया? केरल। डैश की सरकार द्वारा एक ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई? राजस्थान। योजना बहानी का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को मुफ्त और सुरक्षित सैनिटरी पैड तक 100% पहुँच प्रदान करना है। यह योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? ये की गई है सिक्किम के द्वारा। निम्नलिखित में से किसने US स्टार्टअप हेतु सेतु प्रोग्राम की शुरुआत की? किसने की थी? पीयूष गोयल ने। काशी यात्रा योजना डैश की सरकार द्वारा शुरू की गई है? ये की गई है कर्नाटक सरकार द्वारा। डैश को शुरू की गई स्टार्टअप पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। क्या हो जाएगा? 16 जनवरी 2016 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अपने पहले चरण में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के विस्तार से पहले कितने जिलों को आवृत यानी कि कवर्ड किया गया था? 200 जिलों को। भारत सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या हैं? कौन से कथन सही हैं? ये नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई। भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है। ये दोनों तो सही हैं। पहली बार इस खाद्यान्न आपूर्ति कार्यक्रम को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन लाया गया है। ये गलत हो जाएगा। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 द्वारा निम्नलिखित में से डैश को बच्चों की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है? क्या हो जाएगा इसका? अवयस्क।
अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत प्रति वरिष्ठ नागरिक निवेश की अधिकतम राशि कितनी है? 15 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 57, सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना AAY शुरू की गई थी। किससे लड़ने के लिए शुरू की गई थी? गरीबी से। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत डैश शुरू किया। क्या शुरू किया इन्होंने? डोनेट ए पेंशन पहल। विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य में द्वारा शुरू की गई? झारखंड द्वारा। भारत में ग्रिड क्षमता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? ये हो जाएगी रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट 2011-2012 पर आधारित थी। गरीबी। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को किस मंत्रालय ने लागू किया? किस मंत्रालय ने किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1992। निम्नलिखित में से किस राज्य ने गैर कामकाजी माताओं को प्रत्येक को 20,000 रुपये देने के लिए वर्ष 2022 में अम्मा योजना शुरू की? सिक्किम। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर गरीबों की मदद करना। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी राजस्थान में। 2008 के वित्तीय संकट के कारण भारत में बेरोजगारी में वृद्धि इसका उदाहरण थी। किसका उदाहरण थी? संरचनात्मक बेरोजगारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक वर्चुअल इवेंट के माध्यम से डैश तक क्षय रोग को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान और निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया। क्या हो जाएगा इसका? तीसरा 2025 तक। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 2016 में। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय। भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश के अगस्त माह में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शुरू की गई 1995। PM पोषण योजना किस मंत्रालय द्वारा लागू की गई? शिक्षा मंत्रालय। प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सेवाओं पर ध्यान देने के साथ देश भर में स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए शुरू की गई सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? PM अभिम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत काम का अधिकार योजना को पहले चरण में कितने जिलों में लागू किया गया था? ये किया गया था 200 में। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को कब मंजूरी दी गई थी? 2013। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार की पहल नहीं है? प्रधानमंत्री जनधन योजना। भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा हो गई है? किस प्रकार की हो गई? शिक्षित बेरोजगारी। भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजना PM गति शक्ति में कितने घटक शामिल हैं जिन्हें इस परियोजना का इंजन कहा गया है? ये हैं 7 घटक। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी योजना भारत में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है? कौन सी करती है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। सरकार ने 1,37.90 रुपये करोड़ के बजट के साथ वित्त वर्ष डैश तक 5 साल के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया 2022-23 से 26-27। वह योजना जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से निजी तथा सार्वजनिक निवेश और निर्गत योजनाओं दोनों का समन्वय करना है उसे डैश कहा जाता है? सांकेतिक योजना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, को डैश पहली बार वर्ष में लागू किया गया था? क्या हो जाएगा इसका? 2005। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ये हो जाएगा संजीवनी। मूलभूत साक्षरता एवं अंक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल, बुनियादी और सतत विकास, सतत शिक्षा प्रदान करने के लिए किस वित्तीय वर्ष तक न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया? वित्तीय वर्ष 2027। ठीक है, तो अब मिलेंगे अगले टाइप में, टाइप नंबर
4th में। तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और धन्यवाद।